नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट नीचे लिखना है, और जिससे आप देखिए लोग पढ़कर कुछ सीख सकें, मोटिवेट हो सकें। अब आप देखिए ये इजराइल और हमास के बीच आप देखते हैं कि संघर्ष चल रहा है। तो बड़ी संख्या में इजरायली सेना के टैंकों ने गाजा सीमा पर संभाला मोर्चा। अब बंधकों की रिहाई पर जोर दिया जा रहा है। और आप लोग देखेंगे अगर इजराइल को, तो देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। इसकी सीमा अगर आप देखें तो आप देखिए इसकी सीमा लेबनान से लगती है, और आप देखेंगे कि इसकी सीमा सीरिया से लगती है, और आप देखिए जॉर्डन से लगती है इसकी सीमा, और लाल सागर से आप देखते हैं लगती है। इस लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है आप देखते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इससे आप देखते हैं कि मिस्र से भी इसकी सीमा लगती है, और जो फिलिस्तीन है ना, फिलिस्तीन का क्षेत्र है, उससे भी इसकी सीमा लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें पैसे लेकर सदन में सवाल पूछती थी तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा। ये भाजपा सांसद निशिकांत ने तथ्यों संग लोकसभा के अध्यक्ष से की शिकायत। अब तक पूछे गए 61 में से 50 सवाल एक ही उद्योगपति के हितों से संबंधित हैं। महिला सांसद मोइत्रा ने कहा कि किसी भी तरह की जांच का स्वागत है। ये आप देख रहे तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी है ना, उन्हीं की लोकसभा सदस्य है ये आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी विधानसभा उम्मीदवारों की आप देखते हैं लिस्ट जारी की है। तो कमलनाथ, छिड़वाला, भूपेंद्र बघेल पाटन से लड़ेंगे चुनाव। और देखिए एक बात और आप लोगों को बता दूं कि देखिए मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना और मिजोरम में इसी साल चुनाव हैं। और आपको बता दूं कि ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की है। और आप देखिए 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे, ये आप लोग याद रखिएगा। पूर्व राकापा सांसद ईश्वर लाल लालवानी की 315 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच ईडी ने अटैच की है। पूर्व सांसद और अनेक उनके औद्योगिक समूह पर बैंक धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई की गई। एसबीआई को 352.49 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तकों ने भारतीय स्टेट बैंक से कर्ज लेने के लिए फर्जी वित्तीय जानकारियां दी थी। और देखिए हम लोग अगर ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एसबीआई की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के इसमें खाते भी रहते हैं, क्या खाते भी खुले रहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र में मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा। दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्त मामले में गड़बड़ी सामने आ रही है। और अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त 7 शिक्षकों में सिर्फ एक का ही अनुभव प्रमाण पत्र सही पाया गया है। 3 शिक्षकों में प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, तो 3 के प्रमाण पत्र जारी करने वाले स्कूल सहायक दस्तावेज नहीं दे सके। और एक बात आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अगर आप देखते हैं कि गलत तरीके से नियुक्ति ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, तो हमें लगता है कि कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ चुके हम। हर राज्य का यही खेल है। अपार देगा छात्रों को विशिष्ट पहचान, आधार से भी जुड़ेगा। इस छात्रों के पास अब आधार कार्ड के अलावा एक और विशिष्ट पहचान आईडी होगी। इसका नाम है अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के हर छात्र के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट की तर्ज पर विशिष्ट आईडी बनाने की योजना बनाई है, जिसे छात्रों के आधार नंबर से भी जोड़ा जाएगा।
अफगानिस्तान ने इंग्लैंड पर दर्ज की ऐतिहासिक जीत, जो आप देखते हैं कि वनडे विश्व कप हो रहा है ना, विश्व कप, उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अजय चलाया गया। इसके तहत आप देखिए 471 लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है। बिना अनुमति फोन वार्ता रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर आप देखिए परिवार न्यायालय के फैसले को किया रद्द। पति ने महिला को व्यभिचारी बताकर गुजारा भत्ता देने से कर दिया था इनकार। महिला की बातचीत को रिकॉर्ड कर बातों और साक्ष्य पेश करने की मांगी थी अनुमति। तो आप देखते हैं इस तरह के पारिवारिक मामले भी काफी आ रहे हैं। अब आप देखेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई आपकी खबरें हैं। तो आप देखते हैं कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो ब्रह्मचारिणी, तो भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। और शारदीय नवरात्र की द्वितीय तिथि में द्वैत बुद्धि का परित्याग कर ब्रह्मचर्य पूर्वक मां ब्रह्मचारिणी का दर्शन, पूजन और वाद्यान साधन करना चाहिए इसमें। और देवी का स्वरूप पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल कांतिमय, पूर्ण ज्योतिमय व अत्यंत भव्य है इसमें। चलिए, एएनसीआर में आप देखिए फिर लगे भूकंप के झटके, दहशत में लोग। अगर आप देखिए हम बात करें अगर भूकंप की, तो भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना। ये आप लोग भूगोल में पढ़ते भी होंगे। महज 1.5 साल में पिंक बूथ खस्ता हाल, महिलाओं की सुरक्षा बेईमानी। आप देखें महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए खोले गए थे पिंक बूथ। 1.5 वर्ष में पूर्व तत्कालीन पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के कार्यकाल में पिंक बूथ खोलने की लगी थी होड़। इसमें केवल आप देखते हैं महिलाएं ही काम करती थी इस तरह के। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर पर इजराइल हमास विवाद का साया। अभी आपने देखा होगा G20 में ये फैसला लिया गया था। 60 दिनों के भीतर होनी थी सदस्य देशों की पहली बैठक, पिछले माह लिया था ये निर्णय। खाड़ी क्षेत्र के देश कॉरिडोर को लेकर अभी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। तो आप देखिए उसी की बात हो रही है। और वायुसेना के लड़ाकू विमान अंगद और उत्तम से लैस होंगे। ये आप देखिए G20 के सदस्य देशों ने AI के बढ़ते प्रयोग पर जताई चिंता और P20 सम्मेलन में बेहतर कार्यों को साझा करने की जताई गई है प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन लाइफ पर भी चर्चा हुई है। G20 की बात करें अगर हम लोग, तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। इसमें आप देखते हैं कि अब आप लोग इसे G20 की जगह G21 होना चाहिए। और आप देखते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 26 सितंबर 1999 में स्थापना हुई थी। 2008 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। और इसमें आप देखिए सदस्यों की बात करें तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, दक्षिण कोरिया है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। तो भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और P20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया जा रहा है, जो लोकतंत्र की जननी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है भारत। और दुनिया भर की सभी संसद बहस और विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत की G20 प्रेसिडेंसी के व्यापक ढांचे के तहत संसद द्वारा की जा रही है इसकी। युवाओं को इतिहास संस्कृति से जोड़ने के लिए पुस्तकालय बनाएं, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। 1857 की क्रांति के 12 बलिदानियों की याद में स्मारक का किया गया उद्घाटन। कहा कि युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा की समृद्धि से अनजान है, इसलिए पुस्तकालय जरूरी है। मालेगांव विस्फोट के आरोपित का पक्ष 25 को सुनेगी लोकसभा की समिति। एक तरह से आप देखें ये 29
सितंबर 2008 को हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी ना मालेगांव, उसी की बात हो रही है। स्वास्थ्य प्रणालियों को लगातार मजबूत बनाने की जरूरत है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब कह रहे हैं। मांडविया ने भुखमरी सूचकांक 2023 को खारिज किया है ना, जिसमें आप देखते हैं कि 125 देशों में आप हमें 111वां स्थान मिला था। हमारी बहुत बुरी गंभीर स्थिति बताई गई है। हमसे अच्छी पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी नेपाल, श्रीलंका की बताई गई है। ये आप देखते हैं कि मिसाइल मैन को भावभीनी ये श्रद्धांजलि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे रही हैं। सीमा पर 8 स्थानों पर लगेंगे विकिरण खोजी उपकरण। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल सीमा पर होगी जांच। अब आप जरूरी भी है इस तरह की सीमा पर लगाना। पीएम विश्वकर्मा योजना में राज्यों से तालमेल की चुनौती है। ओबीसी वर्ग पर खासतौर पर केंद्रित है योजना। शहरों में नगर निगमों को करना है लाभार्थी चयन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लाभार्थी चयन में गति चाहती है केंद्र सरकार राज्यों से की अपेक्षा। ये आप देखेंगे कि देखिए जो आप देखिए कारीगर हैं उन्हें सशक्त करने के लिए विश्वकर्मा योजना लाई गई है। अब आप लोगों को बता दूं, देखिए अच्छी बात है, योजना में शामिल अगर पारंपरिक पेशे देखें तो बढ़ई हो गया, नाव निर्माता, अस्तकार, लोहार, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, ताला बनाना, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशी, चरमकार, मोची, राजमिस्त्री, चटाई व झाड़ू उत्पादन, गुड़िया और खिलौने निर्माण, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले इसमें शामिल है। और देखिए इस तरह की योजनाएं कोई भी ले आइए, किसी की भी घोषणा कर लीजिए, जब तक जमीनी स्तर पर आराम से लागू नहीं हो रहे तब तक उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, ये आप लोग जानते हैं। ये आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं तो आप सभी जानते हैं कि चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का समय भी चल रहा है खूब। चलिए तो होने दीजिए, हम लोग चुनाव देखेंगे। पीएम मोदी ने अमिताभ से रण उत्सव देखने का किया आग्रह। संघ की विचारधारा में जो राष्ट्रवादी है वही अपना है, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, और एक आप देखते हैं कि ये संगठन हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और आप देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नागपुर, महाराष्ट्र में देखने को आपको मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान में फंसे रहे 15 लोग 14 घंटे बाद निकाले गए। अब आप देखते हैं कि तूफान बर्फ का भी आने लगा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आप देखेंगे कि ये आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये हिमाचल प्रदेश है। शिमला इसकी राजधानी है। दूसरी इसकी राजधानी धर्मशाला आपको देखने को मिलती है। इसकी सीमा आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती है। इसे आप देखेंगे कि राज्य के रूप में दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 में। शिवप्रताप शुक्ल यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। विधानसभा में 68 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें। 55,673 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग में सुपरटेक के अध्यक्ष आर.के. अरोड़ा की जमानत खारिज हुई है। एक और बात बताऊं आपको, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से जो आय व्यय करते हैं ना, उसी की बात होती है। पहली बार कश्मीर के शारदा मंदिर में मनाया गया नवरात्र का जश्न, और आप देखते हैं कि कश्मीरी हिंदू ही नहीं देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे दर्शन करने। 75 वर्षों में पहली बार यहाँ नवरात्रि पर पूजा हो रही। 370-35 से हटने के बाद आप देखते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2 भागों में बांट दिया गया ना। हर घर बैंकिंग संघ कस्बों गांव में
कैरियर का भी मंत्र दे रही प्रियंका। दिल्ली की तक बजा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की इस बीसी सखी का डंका। राष्ट्रपति पीएम सीएम से मिली प्रशंसा। 24 माह में गांवों में किया 60 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन। 60,000 प्रति आय अर्जन की राय बना सरकारी योजना का लाभ लेकर। आप देखिए, अच्छी बात है, घर से निकले योजनाओं का लाभ उठाएं। और आप देखते हैं कि अगर जागरूकता बने ना तो बहुत सारी योजनाएं रहती हैं जो आप देखते हैं कि महिलाओं के लिए और आम जनों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जागरूक नहीं रहते हैं। जागरूक रहते हैं तो उन्हें बड़ा मुश्किल से सामना करना पड़ता है योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। त्रेता के राज्याभिषेक जैसा होगा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव। ये आप सभी जानते हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना। अमेरिकी विज्ञानियों ने जताई इच्छा अंतरिक्ष वृद्धि की, साझा करे भारत। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इसरो मुख्यालय आए थे JPL नासा के विशेषज्ञ। और आप देखते हैं कि चंद्रयान 10 मिशन चांद पर जाएगी बालिका। सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 10 मिशन में आप में से कोई एक रॉकेट के अंदर बैठेगा और संभवतः एक बालिका होगी उसमें। यह बालिका अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरेंगी। और 21 अक्टूबर को TB-D1 के बाद 3 और परीक्षण उड़ान लॉन्च करेगा इसरो। और जनवरी तक आप देखिए लैंग्वेज पॉइंट 1 पर होगा आदित्य एल, जो सूर्य भगवान की सूर्य की जो आप देखते हैं कि अध्ययन के लिए गया हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। देखिए इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं आप लोग इसे। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। कोलकाता में राम मंदिर देखिए, ऊ से ऊर्जा। आज के समय में ऊर्जा की जरूरत उसी तरह से है जैसे हमारे शरीर को भोजन की, और भोजन के बिना हम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह ऊर्जा के बिना हमारे सारे काम का देश की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। ऐसे में ऊर्जा का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। साथ ही ऊर्जा का स्रोत भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। विश्व को जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचाने के लिए जरूरी है और कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। जीवाश्म ईंधन और कोयले से मिलने वाली ऊर्जा बड़े पैमाने पर कार्बन का उत्सर्जन करती है। ये आप देखते हैं कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। और आप देखते हैं कि किसी भी देश का भविष्य बच्चे होते हैं, बच्चों में जो संस्कार डाले जाएं वही पीढ़ियों में परिलक्षित होते हैं। आपका लोकप्रिय अखबार दैनिक जागरण इस बार आप देखते हैं कि कार्यक्रम चला रहा है ना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 2.46 अरब मैट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन के साथ भारत ग्लोबल लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। 1.84 टन के साथ काफी कम है भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन। और 16 आप देखते हैं कि 21 टन प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है अमेरिका का। 2020 में भारत में ग्रीन हाउस उत्सर्जन का सेक्टर के हिसाब से आप देख रहे हैं वितरण की बात हो रही है। चलिए अच्छी बात है। ये आप देखते हैं लाइट पंखे AC दिन पर चलते रहते हैं, चाहे कोई कमरे में हो या ना हो, ये ध्यान रखा करिएगा, बंद कर दिया करिएगा। क्या है ऊर्जा साक्षरता? हम सभी ऊर्जा का उपयोग करते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसका उपयोग कैसे करें। अगर सब लोग इसे उपयोग करना जानते हैं तो हम जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना नहीं कर रहे होते। आज हम इस हालत में इसलिए है क्योंकि हमने ऊर्जा का जरूरत से ज्यादा और अप्रभावी उपयोग किया, इसलिए हमें ऊर्जा साक्षरता की जरूरत है। कार्बन फुटप्रिंट, ये आप देखिए हमारी आपकी गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा वातावरण में जाती है उसे ही कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों से कार्बन और मीथेन प्रमुख है। कार्बन फुटप्रिंट पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। हम कुछ आसान तरीकों से कार्बन फुटप्रिंट कम करने में अहम योगदान भी दे सकते हैं। घर के गीले कचरे को अलग रखें, जिसका इस्तेमाल खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। आजकल तो आप देखिए हर शहर में आपने देखा होगा कि एक गाड़ी आती है, गीला अलग लेती है, सूखा कचरा अलग लेती है। घर में एक नीम या बांस का पौधा लगाएं, इससे दातुन करें, आपका केमिकल वाले ब्रश व टूथपेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्टील की स्ट्रॉ खरीद कर अपने बैग या गाड़ी में रख लें। किसी कैफे या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो प्लास्टिक या पेपर स्ट्रॉ ना लें। अपने कार या बाइक में एक कपड़े का थैला रख लें। शॉपिंग या सब्जी आदि की खरीदारी करें तो प्लास्टिक बैग ना लें। ये सब उपाय आप लोग कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग।
कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के जब्त सामान की प्रदर्शनी। ये जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले का गांव हडरमैन म्यूजियम में बदल गया है। सीमावर्ती गांव में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना अपने साथ लाया गया सामान और हथियार व गोला बारूद छोड़ गई थी। अब आप देखिए, ये संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, और आप देखते हैं जब आंसर राइटिंग करते हैं ना, निबंध लिखते हैं, कोई किसी क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी मदद करते हैं आर्टिकल्स। ये विश्व अर्थव्यवस्था पर एक नई मुसीबत। तो इजराइल पर हमास के भयावह आतंकी हमले ने पश्चिम एशिया सहित पूरे विश्व को अशांति एवं अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। एक आप देखते हैं, युद्ध खत्म नहीं हुआ था, रूस यूक्रेन के बीच एक नया युद्ध चल पड़ा है। और आप देखते हैं कि पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने और स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को इस हमले से भारी झटका लगा है। अब यहाँ नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं और आप देखेंगे कि इजराइल की कैबिनेट ने युद्ध की आधिकारिक घोषणा वाला अनुच्छेद 40 लागू कर दिया है और उसके समक्ष 1973 के बाद यह स्थिति बनी है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी के पूर्ण सफाई का ऐलान किया है और साथ ही गाजा में बिजली, खान पान और तमाम आवश्यक वस्तुओं से वंचित कर दिया गया है। इससे इस टकराव के और बढ़ने की आशंका है और इस आतंकी हमले की पृष्ठभूमि को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप देखते हैं कि यह हमास एक ऐसे समय में अंजाम दिया गया है जब इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच निरंतर मेल मिलाप बढ़ रहा था और ऐतिहासिक समझौते हो रहे थे। और वर्ष 2020 से अब्राहम समझौते के अंतर्गत इजराइल और तमाम अरब देशों के बीच संबंध सामान्य होने शुरू हो गए थे। और आप देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच वार्ता ने यही संकेत दिए कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध पूरी तरह सामान्य होने की ओर अग्रसर है। ऐसे गठजोड़ के आकार लेने से पश्चिम एशिया की भू राजनीति में नाटकीय रूप से परिवर्तन आसन्न दिखने लगा और पुराने दुश्मनी की बजाय सहयोग के नए सेतु बनने लगे। ऐसे सेतु की जड़ें क्षेत्रीय स्थायित्व, स्थिरता और साझा आर्थिक समृद्धि में निहित रही है। और आप देखते हैं कि हमास के हमले से यह प्रक्रिया कम से कम कुछ समय के लिए तो पटरी से उतर जाएगी। इस हमले के बाद संवाद के मोर्चे पर ग्रहण लगने के साथ ही अविश्वास की खाई और बढ़ेगी। स्वाभाविक है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच किसी सहमति या समाधान की राय निकालने में विलंब होने के साथ ही यह पूरी कवायद खटाई में पड़ जाएगी और दोनों देश परस्पर लाभ की राय पर आगे बढ़ने से पहले क्षेत्रीय निहितार्थों और घरेलू भावनाओं का पूरी तरह ध्यान रखेंगे। एक अमेरिकी अखबार में हमास के हमले में ईरान की संलिप्तता की बात सामने आने से पश्चिम एशिया की पहले से ही जटिल स्थिति के और उलझने की आसार हैं। उक्त अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हमले के लिए हमास को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स का सक्रिय सहयोग मिला है और इस बारे में आप देखिए अंतिम निर्णय बेरूत में हमास और हिजबुल्लाह के सदस्यों ने लिया। हिजबुल्लाह भी ईरान घोषित आतंकी समूह है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमले में ईरान की संलिप्तता के स्पष्ट साक्ष्य को सामने नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने दोनों पक्षों के बीच संबंधों को लेकर जरूरी टिप्पणी की है। यदि ईरान की सक्रियता के आरोप जोर पकड़ते हैं तो इससे विभिन्न पक्षों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। शांति वार्ता के प्रयास पटरी से उतरेंगे और ईरान की सक्रियता न केवल इजराइल की प्रतिक्रिया को और जटिल बनाएगी बल्कि ईरान और उन अरब देशों के बीच संबंधों को भी तल्ख बनाएगी जो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने में लगे हुए थे। और इस सब के बीच अमेरिका ने कूटनीतिक से लेकर सैन्य स्तर पर इजराइल का हर संभव तरीके से साथ देने का आश्वासन किया है। इजराइल की सहायता के लिए आप देखिए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पहले ही फोर्ड आप देखते हैं कि कैरियर स्ट्राइक दस्ते को पूर्व भूमध्य सागर की ओर कूच करने का निर्देश दे चुके हैं और इस दस्ते में अति उन्नत यूएस आप देखते हैं गेराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक पोत भी शामिल है जिस पर करीब आप देखिए 5,000 लोगों का दल तैनात है। इस पर तैनात क्रूजर और डेस्ट्रॉयर हमास के लिए स्पष्ट चेतावनी है। साथ ही इस क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना के सक्षम लड़ाकू विमानों F-35, F-15, F-16, A-10 के बेड़े भी लगातार बढ़ने पर हैं। और आप देखिए इजराइल पर हुए हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों के स्तर पर भारी चूक के भी गहरे निहितार्थ हैं। असल में यह केवल इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ही नहीं बल्कि अन्य सहयोगी देशों की भी साझा विफलता है
और इसमें पूरी दुनिया के समक्ष खतरे की घंटी बजाई है। हमास ने इस सुनियोजित हमले को जितने बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक अंजाम दिया, उससे दूसरे आतंकी संगठनों का हौसला भी बढ़ेगा। यह उचित हमला इस तत्कालिक आवश्यकताओं को रेखांकित करता है जो विभिन्न देशों की खुफिया जानकारी साझा करने से लेकर रक्षा साझेदारी को मजबूत करने और आतंकी विरोधी एकीकृत रणनीति अपनानी होगी, और अन्य जातिवादी संगठनों को ऐसे तौर तरीके अपनाने से रोकने और उन पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक सहयोग सर्वोपरि है। आतंकी हमलों में लिहाज से नाजुक देश की सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाना बहुत आवश्यक है। सबसे बदतर बात यह है कि इजरायल पर हमास का यह आतंकी हमला एक ऐसे समय पर हुआ है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के झटकों से उबरने के लिए पहले से ही संघर्ष है। जहां कुछ देशों का आर्थिक परिदृश्य सुधरता दिख रहा है तो तमाम क्षेत्रों में मंदी और अपस्फीति का खतरा मंडरा रहा है। उनकी आर्थिक वृद्धि दबाव में है। पश्चिम एशिया में टकराव से उत्पन्न आर्थिक भू राजनीतिक अनिश्चितता से ये मुश्किलें और बढ़ेगी। कच्चे तेल की कीमतें पहले से ही तेजी की ओर बढ़ रही हैं। अतीत के रुझान को देखें तो इस क्षेत्र में तनाव अक्सर वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों पर उतार चढ़ाव को बढ़ावा देता है। यदि यह संघर्ष लंबा खिंचा तो तेल बाजार बुरी तरह प्रभावित होगा। यानी हमास इजरायल भिड़ंत का असर केवल पश्चिम एशिया तक ही नहीं सीमित रहने वाला है। तेल आयात पर निर्भर देशों को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिससे उनकी आर्थिक दुश्वारियां बढ़ेंगी और समग्र वैश्विक आर्थिक रिकवरी सुस्त हो जाएगी। देवराय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। इनके लेखकों के निजी विचार है। ये आदित्य सिन्हा है और ये आप देखें विवेक देवराय। आपको पता है 90 लाख के करीब 1 करोड़ के करीब आप देखते हैं कि लगभग इजराइल की जनसंख्या है, और इसमें आपसे आप देखिए कि कहते हैं कि 1-1.5 लाख उनके सैनिक हैं, लेकिन आप देखिए उनकी सेना बड़ी मजबूत है। रक्षा क्षेत्र में उन्होंने बड़ा निवेश किया हुआ है। इसलिए आप देखते हैं कि कई देश अगर चुनाव लड़े अरब देश में तब भी वो जीत जाता है। और यहाँ की आप देखिए जो एजेंसी है मोसाद, वो भी आप देखते हैं ऐसी मानी जाती है कि अगर उसका कोई एक नागरिक मारा जाए इजराइल का तो वो ढूंढ ढूंढ के मारती है। इस तरह की छवि बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन से संकट में हिमालय, ये आप देखिए देश हिमाचल प्रदेश की त्रासदी को अभी भुला भी नहीं पाया था कि हिमालय के दूसरे छोर पर स्थित पूर्वोत्तर में सिक्किम को भी उतनी ही बड़ी त्रासदी की मार झेलनी पड़ी। इन दोनों राज्यों में एक समानता है कि हिमालय पर स्थित है, और इन त्रासदियों का एक कारण अतिवृष्टि है जो हिमालय में इन दिनों लगातार किसी न किसी रूप में आ रही है। और इन दोनों ही जगहों पर हुई अतिवृष्टि की ये भी एक वजह जलवायु परिवर्तन है। सिक्किम की इस घटना को वर्ष 2013 में आई केदारनाथ की भयावह त्रासदी से जोड़कर देखा जा सकता है। केदारनाथ के हिमखंड में चौरावदी झील बन गई थी और उसकी अतिवृष्टि हुई है, जिसके कारण अचानक बांध टूट गया। यह भयंकर बाढ़ का रूप धारण कर तबाही का मंजर लेकर आया और हजारों लोगों ने उसे झेला भी। सिक्किम की घटना का पैटर्न भी ठीक यही नजर आता है। सिक्किम के मंगन जिले की लोनाक झील के कुछ हिस्से में ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट फ्लड के कारण तिस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई, और यह सब उस अतिवृष्टि से हुआ जिसमें आप देखिए 4 अक्टूबर की रात 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लोनाक झील को तोड़ दिया गया। इस प्रकार अब बड़ी आपदाओं की सूची में सिक्किम का वही नाम जुड़ गया। और आप देखते हैं कि सिक्किम भी की इस आपदा ने राज्य के करीब आप देखिए 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को सीधे प्रभावित किया है, और इसमें आप देखिए दर्जनों लोगों की जान गई। इनमें आप देखिए कई लोग सेना के भी हैं। इस घटना में 1655 मकान और 14 पुल सीधे मटियामेट हो गए। साथ में आप देखिए 3 मुख्य जल विद्युत योजनाएं बह गईं जो तिस्ता नदी से जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही राज्य का मुख्य नेशनल हाईवे 10 बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सच तो यह है कि अभी तक पूरी तरह से इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता है कि सिक्किम की इस त्रासदी से कितना नुकसान हुआ है। वास्तव में केदारनाथ और अब सिक्किम की त्रासदी से ने यह तो बता दिया कि हिमालय के मुकुट में हिमखंडों से बनती झीलें अब सुरक्षित नहीं समझी जा सकती। इनकी संख्या ऊपरी हिमालय में लगातार बढ़ती जा रही है, और इसका बड़ा कारण है कि जलवायु परिवर्तन। इसकी वजह से आप देखिए पृथ्वी पर बढ़ती तापक्रम का सीधा असर ग्लेशियर पर पड़ता है। यही ग्लेशियर पिघलकर झील बनते हैं। किन्हीं कारणों से पहले अगर पहाड़ों पर अतिवृष्टि हुई तो ये झील टूटकर एक बहुत बड़ी आपदा को जन्म दे देते हैं। और हिमालय अब मात्र हिमखंडों के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि हिमालय में अब इन्हीं हिमखंडों से झीलें भी बन रही हैं जो कि अब त्रासदी के रूप में जानी जा रही हैं। यह मात्र हिमालय की एक राज्य में नहीं हो रहा है, बल्कि जहाँ जहाँ हिमखंड है वहाँ झीलों ने जन्म ले लिया है। सिक्किम की घटना तब हुई है जब किसी भी तरह से ऐसी कोई आशंका
ही नहीं थी। ऐसा ही केदारनाथ में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी की रिपोर्ट में ने 5 वर्ष पहले ही बताया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण अगर सीधा कोई बड़ा असर पड़ेगा तो हिमालयी क्षेत्रों में पड़ेगा। अब यह दिखाई भी दे रहा है। इसी वर्ष की तमाम घटनाओं को देखते हुए वो आईपीसीसी की रिपोर्ट सही साबित हो रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण अतिवृष्टि का सीधा असर पहले हिमाचल पर ही पड़ रहा है। दूसरी बड़ी चिंता का विषय यह है कि इस तरह की घटनाओं का पूर्व अनुमान भी संभव नहीं दिखता है, मतलब जान माल का नुकसान भी तय है। एक बात और आपको बताओ, देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा यूएस में। अब सिक्किम को ही देख लीजिए, बाढ़ ने अचानक मगन गंगटोक और नामची चुंगथांग शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। पिछले कुछ वर्षों से सिक्किम की पहचान पर्यावरण और पारिस्थितिकी मोर्चे पर संतुलित राज्य के रूप में रही। यह पर्यटन का एक ऐसा स्थल है जहां लोग सुरक्षित रूप से पहाड़ी इलाकों का आनंद ले सकते थे। इतना ही नहीं, सिक्किम का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचा भी अपने आप में हिमालय के लिए बहुत बड़ा प्रयोग रहा है, जिसे कई रूप में जाना जाता रहा है। खासतौर से जैविक खेती, वनों के संरक्षण, आर्थिक और पारिस्थितिकी की संतुलन के लिए यह राज्य दुनिया में और हिमालयी राज्यों में भी अपनी अलग पहचान बना चुका है। अब इस राज्य में अगर ऐसी त्रासदी अचानक सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा हो जाए तो स्वतः ही हमारी नीति और रणनीति सवालों में आप देखते हैं कि घिर जाएगी। हिमालय देश दुनिया को हवा, मिट्टी, जंगल और पानी बिना किसी शर्त और मांग के लगातार लंबे वर्षों से दे रहा है। सिक्किम के लोगों की जीवन शैली, उनका मिट्टी और वनों से जुड़ाव पर्यावरण संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन आज वह सिक्किम त्रासदी के मुहाने पर पहुंच गया है। देखा जाए तो इसमें उसका कोई दोष भी नहीं है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के लिए हम उसे जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। सिक्किम की आपदा के बाद बदलती परिस्थिति, पर्यावरण और हिमालय को लेकर इन दिनों बहुत चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। संभव है कि कुछ समय बाद केदारनाथ और हिमाचल प्रदेश की घटनाओं की तरह सिक्किम की त्रासदी को भी भुला दिया जाएगा। मेरा सुझाव है कि इन्हें किसी भी तरह से भुलाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सवाल हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड का नहीं बल्कि हिमालय की सुरक्षा का है, जो देश दुनिया को जीवन के मूल साधन देता है। ऐसे में इसकी सुरक्षा और सार्थकता बनी रहे और इसकी चिंता हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य सभी को भी करनी चाहिए। और अब केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि हिमालय के साधन संसाधन देश की सबसे ज़्यादा भुगतता है। हिमालय की सुरक्षा देश की अस्मिता, अखंडता से सीधी जुड़ी हुई। लेखक पर्यावरणविद, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं अनिल विकास जोशी, इनके द्वारा लिखा गया है। सच्चा धर्म। संसार में धर्म के ऊपर जितनी बातें हुई हैं उतनी शायद ही किसी और चीज या विषय वस्तु पर होगी। कुछ लोग तो कई समस्याओं के लिए धर्म को ही दोषी ठहरा देते हैं। वास्तव में ऐसे लोगों ने धर्म को सही अर्थों, सच्चे रूपों में नहीं लिया है, उल्टे से टकराव का एक स्थायी मुद्दा बना दिया है। जबकि धर्म का संबंध मानव जीवन के आधारभूत नियमों, सिद्धांतों, आदर्शों से है। जीवन जगत के अंतर संबंधों को समझने की कोशिश में मनुष्य ने धर्म को पाया है। अब आप देखिए, हमारे यहाँ धर्म की बात होती है तो हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, इन धर्मों की बात होने लगती है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, ईसाई धर्म, सिख धर्म की बात होने लगती है। एक धर्म वो भी तो रहता है कि आप लोग स्टूडेंट है, आपका धर्म क्या है, आप पढ़िए, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आप लोग देखिए, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। निर्वाचन आयोग की शक्ति। यह अच्छा है कि निर्वाचन आयोग ने यह तय किया है कि चुनाव के दौरान झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध केवल झूठी शिकायतें ही नहीं, बल्कि कभी कभी वो निर्वाचन आयोग पर भी पक्षपात करने के झूठे आरोप मढ़ देते हैं। चूंकि यह सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इसे थामने के लिए निर्वाचन आयोग को शक्ति दिखानी होगी, लेकिन वह तभी प्रभावी सिद्ध हो सकेगा जब उसे अपने स्तर पर झूठी शिकायतें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और एक तरह से आप देखते हैं कि अब चुनाव हो गया, ऐलान हो गया ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में, तो उन्हीं की सबकी बातें हुई। पुलों की सुरक्षा। पुलों का ऑडिट तभी सफल होगा जब इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही धरातल पर कार्य किए जाए। उत्तराखंड में पुलों की स्थिति को लेकर सरकार गंभीर है ना। बुजुर्ग आबादी की देखभाल। और आप देखते हैं, एक तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप देखिए बुजुर्गों की स्थिति क्या रहती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस ने गत दिनों इंडिया ईजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की थी और इसके अनुसार 2022 में भारत में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु
कि लोगों की संख्या 14.9 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 10.5% है। अनुमान है कि 2050 तक बुजुर्गों की संख्या दुगनी होकर 34.7 करोड़ हो जाएगी, जो देश की कुल जनसंख्या की लगभग आप देखिए 20.8% होगी। रिपोर्ट के अनुसार 2022 से लेकर 2050 तक के दौरान देश की कुल आबादी करीब 18% बढ़ेगी, जबकि वृद्धों की संख्या में 134% की वृद्धि होगी। खासतौर पर आप देखिए 80 से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या में 279% की वृद्धि होगी। भारत में वृद्धि जनसंख्या बढ़ने का कारण भारत में जीवन प्रत्याशा का लगातार बढ़ना और भारत में प्रजनन दर में लगातार गिरावट आना है। देखा जाए तो बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव और ज्ञान होता है, वे युवाओं को मार्गदर्शन और सलाह प्रदान कर सकते हैं। बुजुर्गों के पास अपने समाज और संस्कृति के बारे में गहरा ज्ञान होता है, वे इस मूल्यों को संरक्षित करने और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। बुजुर्गों के पास बचत और निवेश करने के लिए अधिक संसाधन भी हो सकते हैं, इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि भारत में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया एक अवसर है। बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के लिए एक नए बाजारों, उत्पादों के विकास के अवसर पैदा हो सकते हैं। बुजुर्गों को स्वास्थ्य देखभाल, आय और रहने की व्यवस्था ऐसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है। और भारत आप देखते हैं कि वर्तमान सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बुजुर्गों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार को बुजुर्गों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। बुजुर्गों के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार करना आवश्यक है। इन कार्यक्रमों को में बुढ़ापा पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और वृद्धाश्रम जैसी सुविधाएं शामिल होनी चाहिए। बुजुर्गों को नए कौशल सीखने और अपने कौशल को अप टू डेट रखने के लिए के अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। उनके सामाजिक रूप से जुड़े रहने के अवसर भी प्रदान करने चाहिए, जिससे उन्हें अकेलेपन और अलगाव में बचाव में मदद मिले। व्यक्तिगत स्तर पर हम बुजुर्गों के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, जैसे बुजुर्गों को उचित सम्मान दें, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। बुजुर्ग हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनकी देखभाल और समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। और हमें भी एक समय उस स्थिति में पहुंचना है, तो हमें ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए उनकी। ये छोटे छोटे कॉलम देखे जाते हैं, देख लिया करिएगा। साइबर अपराध, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र से समाधान संभव है। समाचार पत्रों में आप लगभग दैनिक रूप से साइबर धोखाधड़ी अपराध से संबंधित उनके समाचार डेली पढ़ते होंगे, और देश भर में बड़ी संख्या में आम जनमानस इसका शिकार हो रहा है। संगठन संस्थानों तक को इन अपराधियों के कारण चपत लग रही है। लिहाजा तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। इस समस्या के गंभीर रूप धारण करने से पहले इसका प्रभावी समाधान करना आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था पर आमजन का बढ़ता भरोसा। चलिए, आज से फर्श पर पहुंचा टमाटर। ये आप देखिए खरी खरी तंज कसा जा रहा है। टमाटर के भी भाव अपने थे, किसके किसके काशी राम। उत्तर प्रदेश में आप देखिए हर कोई अपना अपना बताता रहता है। भोजन की कहानी में राजा पानी है पानी। आज विश्व खाद्य दिवस है और अनाज उत्पादन के लिए जल सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। इसकी घटती उपलब्धता से पैदा हो रही चिंता को लक्षित करते हुए इसे इसी वर्ष आप देखते हैं जोड़ा गया है। जरूरी है, आप देखते हैं। सोलह अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है ना, ये हर साल मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र और आप देखिए किसी संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में। एक तरह से डिजिटल रुपये में बिना इंटरनेट कर सकेंगे भुगतान। आरबीआई ने हैकाथॉन के जरिए चुनी नई तकनीक, दृष्टिहीनों के लिए भी आसान बनाई जाएगी। मोबाइल ऐप के जरिए मिलेगी डिजिटल करेंसी की सुविधा। और आप देखें अगर हम लोग बात करें आरबीआई की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी बैंकों का बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 साल के अंदर बन जाएगा पहला चिप निर्माण संयंत्र, वैष्णव कह रहे केंद्रीय मंत्री साहब। नवीकरणीय ऊर्जा में 2,755 करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है। भारत में उत्पादन करेगी जापानी कंपनी योकोहामा। 10 वाहन कबाड़ केंद्र स्थापित करेगी रोस मेटा टेक्नोलॉजी। 140 करोड़ फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर किया है विजिट, आप देखेंगे। एफपीआई ने 9,784 करोड़ रुपए निकाले। ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात हो रही है। आईओसी व एनटीपीसी लगाएगी नया संयंत्र।
ये आप देखिए जो बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ना, उसी की बातें हो रही हैं। बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य में कमी संभव है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को मिलेंगे 1,000 करोड़ प्रोत्साहन देने के लिए एक तरह से। भारत के बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में लगी। ये आप देखिए 19 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात हो रही। और आप देखते हैं कि इन्हें संविधान का जनक कहते हैं, पहले हमारे कानून मंत्री थे। नासा रोवर चैलेंज 2024 में 7 छात्र टीमें करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा इजराइल हमास संघर्ष से भरा पड़ा हुआ है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, वनडे विश्व कप हो रहा है ना। आपकी दिलचस्पी होगी तो आप लोग तो एक एक गेंद देख रहे होंगे। ये आप देखते हैं कि 3 दिनों के दौरे पर कोलकाता पहुंचे पूर्व फुटबॉल रोनाल्डो। ये आप देखिए आईओसी सदस्यों ने वाक से 2025 तक के बाद भी पद पर बने रहने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात हो रही है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आईओसी की बात कर रहा हूँ। ये आप देखते हैं कि इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है ना, उसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ये फिल्म सिया छाई 4 श्रेणियों में जीती अवार्ड। अनुपम खेर एक्टर ऑफ द फेस्टिवल 2023 में अवार्ड सम्मानित हुआ। फिल्मकार सुभाष घई आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित हुए। रानी मुखर्जी को मैसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल की डेथ हो गई है, आप देखेंगे। 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 तक आप देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। कांग्रेस के सदस्य के रूप में भी काम किया है। पंजाब से 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और मनमोहन सरकार में खेल मंत्री भी रहे हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि आपको महत्वपूर्ण खबरें मिल जाती हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के लिए भी। अंग प्रत्यारोपण कराने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने पाल हॉल्क। 1987 में आज ही के दिन अमेरिका के पाल हॉल्क किसी भी प्रकार का अंग प्रत्यारोपण कराने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम से पीड़ित पाल को केवल 3 घंटे की उम्र में कनाडा में एक ब्रेन डेड बच्चे का हृदय प्रत्यारोपित किया गया था। पहली बार सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था ईथर एनेस्थेटिक 1846 में आज ही के दिन अमेरिकी दंत चिकित्सक डॉक्टर विलियम टी.जी. मार्टन ने मैसाचुसेट्स में एक ऑपरेशन के दौरान ईथर एनेस्थेटिक का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। इसे मरीज को सुंघाकर ट्यूमर निकाला गया। इसकी सफलता के बाद ईथर का उपयोग तेजी से अन्य देशों में फैला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के बड़े समर्थक थे सेठ गोविंद दास। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व साहित्यकार सेठ गोविंद दास का जन्म 1896 को आज ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। 1917 में लोकमान्य तिलक से प्रेरित होकर स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। आंदोलन में सक्रिय भूमिका की वजह से भी कई बार जेल भी गए। 1920 से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। उन्होंने नाटक, कविता, यात्रा वृत्तांत, जीवनियों की रचना कर हिंदी साहित्य में हिंदी योगदान दिया। भाषणों और रचनाओं के जरिए भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देने में भूमिका भी निभाई। बिना दिमाग के भी जीव सीखते समझते हैं, समझ रहे। धरती पर बहुत ऐसे जीव हैं जिनके मस्तिष्क नहीं होते हैं, लेकिन वे भी सीखते और समझते हैं। सेंसरी एंड इवोल्यूशनरी इकोलॉजी लैब के निदेशक ने कहा है।
कितना जरूरी है मस्तिष्क? बहुत से विज्ञानी इस सवाल से जूझते रहते हैं कि जिन प्राणियों के पास सीखने की यह क्षमता नहीं है, अगर वे विकसित हो रहे हैं तो जीवन में मस्तिष्क की भूमिका कितनी अहम है। चलिए, दोस्तों और दुश्मनी की भी पहचान करने की क्षमता होती है इसमें। जेलीफिश और कुछ अन्य समुद्री प्राणियों के सबसे शुरुआती पूर्वजों की बात है। तुर्की में मिली पाषाण काल की मूर्तियां। दक्षिण पूर्वी तुर्की के सानी ल्यूफा में कराहंटपेटेप के पुरातात्विक स्थल पर खुदाई में मिली है गिद्ध की। आप देखिए 2.35 मीटर ऊंची। ये 12,000 वर्ष पहले पाषाण काल की है, ऐसा माना जा रहा है। ऐप की मदद से माइंडफुलनेस का अभ्यास भी बच्चों के लिए फायदेमंद है। गर्भावस्था के दौरान मोटापा हृदय के लिए घातक है। पहली बार मां बनने वाली 4,200 से अधिक माताओं को शोध में किया गया शामिल। ये आप देखिए 12.1 सेकंड में रूबिक क्यूब हल करने बनाया रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में। ये आप देखेंगे मूवियों से जुड़ी ये खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। आप देखेंगे इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेहनत करते रहिए और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। समझ रहे हैं आप लोग? कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है।